लखनऊ में गर्मियों की शुरुआत हो चुकी थी और सड़कें विक्रेताओं, हॉर्न और दूर स्थित मंदिरों की आवाज़ों से गूंज रही थी। जिला अधिकारी प्रिया देशमुख ने अपने अवकाश के दिन अमीनाबाद बाजार में घूमकर फूल खरीदे और लोगों के सरल जीवन का अनुभव लिया। लेकिन जिस शांति की वह तलाश कर रही थी, वह एक तेज आवाज से चकनाचूर हो गई। बाजार के कोने से आती चीखें और मारपीट की आवाजें। प्रिया ने पलटकर देखा तो पुलिस अधिकारी इंस्पेक्टर राजवीर चौहान सब्जी बेचने वाले एक बुजुर्ग व्यक्ति के साथ मारपीट कर रहे थे। दुबले झुके हुए आदमी ने अपना चेहरा बचाने की कोशिश की, जबकि आलू और टमाटर जमीन पर लुढ़क रहे थे। भीड़ वर्दी के डर से चुपचाप देख रही थी। प्रिया सड़क पार करके चिल्लाई, रुको! तुम उसे क्यों मार रहे हो? राजवीर ने उसकी ओर घृणा से देखा। यह जिद्दी बूढ़ा आदमी जगह का किराया नहीं देना चाहता था। अगर उसे यहां बेचना है तो उसे देना ही होगा। तुम्हें पैसे दूंगी, प्रिया ने गुस्से से जवाब दिया। यह जबरन वसूली है, कर्ज नहीं। पुलिस अधिकारी ने सूखी हंसी निकाली। युवती, दखल मत दो। मैं यहां का प्रभारी हूं। बूढ़े आदमी ने कांपती आवाज में फुसफुसाते हुए कहा। मैडम, वो हर हफ्ते पैसे मांगता है। नहीं देती तो मेरी दुकान तोड़ देता है। आज चूंकि मैंने कुछ नहीं बेचा तो उसने मुझे मारना शुरू कर दिया। भीड़ में बड़बड़ाहट थी, लेकिन किसी ने कोई कार्रवाई नहीं की। प्रिया क्रोध से भरकर आगे बढ़ी। जो पुलिस अधिकारी किसी मजदूर को पीटता है, वह उस चोर से भी बदतर है जिसे उसे गिरफ्तार करना था। राजवीर का चेहरा बिगड़ गया। एक क्रूर आवेग में उसने सबके सामने उसे थप्पड़ मार दिया। बाजार में सन्नाटा छा गया। प्रिया लड़खड़ा गई, लेकिन उसने अपनी निगाह स्थिर रखी। इंस्पेक्टर, आपको इसका पछतावा होगा, उसने सावधानी से कहा और फिर वहां से चली गई। उस रात घर पर प्रिया ने आईने में अपना प्रतिबिंब देखा। मेरे चेहरे पर जो निशान था वह जल रहा था, लेकिन सबसे अधिक पीड़ा मुझे असहायता की भावना से हुई। इसके बाद उसने एक दराज खोली और उसमें से एक हार निकाला, जिसमें एक माइक्रो कैमरा लगा था, जो गुप्त जांच में इस्तेमाल होने वाला उपकरण है। कल सच्चाई सामने आ जाएगी, वह बुदबुदाया। भोर में वह एक साधारण साड़ी पहनकर उसी बाजार में गई और उस बूढ़े विक्रेता की जगह ले ली, जो डर के मारे घर पर ही बैठा था। प्रत्येक गुजरते मिनट के साथ उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। लखनऊ का आसमान अभी भी हल्का नीला था, जिस पर केसरिया रंग के धब्बे थे। बंद तंबुओं के ऊपर पीले पीले दिए छोटे, थके हुए सूरज की तरह लटक रहे थे, और अमीनाबाद की गलियों से धूल, ताज़ा धनिया और सुबह की जलेबियों के लिए गर्म किए गए पहले तेल का मिश्रण रिस रहा था। प्रिया चुपचाप पहुंची। उसकी हल्के भूरे रंग की सूती साड़ी बेरुखी से नीचे गिर रही थी। उसके घिसे हुए सैंडल उस स्वाभाविक अधिकार के साथ टकरा रहे थे जिसे उसे छुपाना था। उसने अपने बालों को एक नीची जूड़ी में बांधा, अपने हार को, एक अंडाकार चांदी का पेंडेंट जिसमें एक अंतर्निहित माइक्रो कैमरा था, ठीक किया और एक गहरी सांस ली। धातु उसकी त्वचा पर ठंडी महसूस हो रही थी, मानो सावधानी बरतने का आग्रह कर रही हो। बूढ़े का ठेला पहले से ही वहीं खड़ा था जहां वह हमेशा खड़ा रहता है, दूधवाले की दुकान और श्रीमती मालती की मसाले की दुकान के बीच, फुटपाथ पर टिका हुआ। ट्रे की काली लकड़ी पर, नीले कैनवास पर अभी भी सुबह की नमी बरकरार थी। प्रिया ने उसे सावधानी से हटाया, जैसे कोई पर्दा उठने से पहले किसी छोटे से नाटकीय दृश्य को देख रहा हो। नीचे दराज, पके टमाटरों से भरे 2 डिब्बे, लंबे खीरे, नमी से चमकती हरी मिर्च, धागे से बंधे धनिये के गुच्छे और मुट्ठी भर लाल मिर्चें जो छोटी छोटी लपटों जैसी लग रही थीं। ठेले के पास बूढ़े ने कांपती हुई हिंदी में लिखा एक नोट छोड़ा था, बेटी, भगवान तुम्हारी रक्षा करे। सुबह 7 बजे से 8 बजे तक श्रीमती आशा को उधार बेच रहा हूं। नोट सफेद कपड़े में रखना मत भूलना,
लिखावट फुसफुसाहट की तरह लड़खड़ा रही थी और इससे प्रिया का गला रुंध गया। उसने अपनी जेब से कपड़े का एक छोटा सा रोल निकाला और उसे गाड़ी के अंदर ट्रे के नीचे रख दिया। यह एक बैकअप ऑडियो रिकॉर्डर था, अगर पेंडेंट खराब हो जाए तो। उसने छोटे से डिस्प्ले पर बैटरी चेक की, 100%। अपने सेल फोन पर स्क्रीन की ब्राइटनेस कम से कम रखते हुए उसने वह ऐप खोला जो नेकलेस से आने वाली जानकारी रिसीव करता था। फ्रेमिंग अच्छी लग रही थी। लेंस ने उस सड़क की रेखा को कैप्चर किया जहां इंस्पेक्टर आमतौर पर दिखाई देता था। इसने मसाले की दुकान के दाहिने हिस्से को भी कैप्चर किया और पृष्ठभूमि में उस मोड़ को भी जहां डामर फुटपाथ से मिलता है। उसने डिवाइस को फिर से अपनी साड़ी के कमरबंद में छिपा दिया, उन तहों के बीच जिनमें शहर की कई औरतें माहिर हैं, और बगल की दुकान में लटकी एक धातु की चादर में बिखरे हुए प्रतिबिंब को देखकर एक साधारण मुस्कुराहट का अभ्यास किया। वहां कोई एसडीएम नहीं था, बस एक और विक्रेता। आज जल्दी आई हो, उसके पीछे से एक धीमी आवाज आई। यह श्रीमती मालती थीं। उनकी पतली भुजाओं में हल्दी की थैली थी और उनका शॉल उनके आधे सिर को ढके हुए था। आप जल्दी आ गईं। क्या बुजुर्ग बीमार हैं? हाँ, आंटी, प्रिया ने सोच समझकर जवाब दिया। मैं आज उसके लिए स्ट्रॉलर देखने जा रही हूं। अगर कोई पूछे तो कह देना कि मैं दूर की भतीजी हूं। मालती ने सिर हिलाया, उसकी छोटी छोटी आंखें उसकी मुद्रा का जायजा ले रही थीं। शायद उसने कुछ अलग देखा हो। शायद उसने लड़की के माथे पर एक दृढ़ता देखी हो जो उसके छिपे हुए भाव से छिपी थी, पर उसने कुछ नहीं कहा। उसने अपनी दुकान खोली और जीरे, सरसों और इलायची के पैकेट बिखेर दिए। कुछ ही मिनटों में हवा खुशबू से भर गई। बाजार धीरे धीरे जागा, मानो कोई दहाड़ दिल से शुरू होकर दिन के मुहाने तक पहुंच गई हो। साइकिल पर सवार एक लड़का, दूधवाला, तार की टोकरियों में कांच की बोतलें ला रहा था, एक नगर निगम का सफाई कर्मी। अपनी पीली शॉल गले में डाले, झाड़ू से फुटपाथ पर जमी धूल झाड़ रहा था। एक लड़का पानी की बाल्टी लेकर आया और उसे फलों वाली गली के पास फेंक दिया, जिससे तमीना वाली गली की धूल साफ हो गई। दूर से आती अजान की आवाज गली के किनारे एक छोटे से मंदिर की घंटी की झंकार में घुल मिल गई। सुबह के अंगणित में एक दूसरे का अभिवादन करने वाली दो प्रार्थनाएं। प्रिया ने टमाटरों को पोंछकर उन्हें लाल पंक्तियों में सजा दिया और मन ही मन उस योजना को दोहराया जो उसने पिछली रात आईने के सामने बनाई थी। पहला, अपनी आवाज धीमी रखना। दूसरा, पैसे की स्पष्ट मांग को भड़काना। तीसरा, शारीरिक उकसावे पर प्रतिक्रिया न देना। चौथा, अगर वह हद पार करे तो मामले को पुलिस स्टेशन ले जाना। पांचवा, अंत में बिना किसी दिखावे के सबूतों की एक कड़ी के साथ सही संस्थागत श्रृंखला को सक्रिय करना। खोखली वीरता नहीं, उसने दोहराया, न्याय एक अनुष्ठान है और हर कदम उस अनुष्ठान के अनुरूप होना चाहिए। उसने महसूस किया कि उसकी धड़कनें सीने में दबे हुए ढोल की तरह तेज हो रही हैं और उसने अपनी कलाई घड़ी की सेकंड की सुई के साथ अपनी सांसों को तालमेल बिठाने की कोशिश की। भाजी, धनिया, 2 रुपए। एक ग्राहक ठेले से टिकी हुई थी, धूल के कारण साड़ी के पल्लू से चेहरा ढक रही थी। उसकी उंगलियां मेहंदी के रंग से सनी हुई थीं और 2 लड़के उसकी स्कर्ट के कपड़े से चिपके हुए थे। मुझे एक ताज़ा गुच्छा दे दो। 2 रुपए। हाँ, प्रिया ने जवाब दिया, सबसे हरा गुच्छा उठाकर और उसे 2 बार थपथपाकर अतिरिक्त पानी झाड़ दिया। आज धनिया खासा खुशबूदार था। ग्राहक हल्का सा मुस्कुराया, बिल को मोड़ा और आगे बढ़ गया। इस साधारण से भाव ने प्रिया को हिम्मत दी। फिर 2 युवक शिमला मिर्च ढूंढते हुए आए। एक सीधा सादा आदमी खीरे का दाम पूछ रहा था। एक महिला जो अपने पोते के मुंह में लाल मिर्च लेकर भाग जाने पर हंसी से लोटपोट हो गई, वह उसके पीछे दौड़ी। उसकी स्कर्ट लहरा रही थी और बाजार उस पुराने गाने से गूंज उठा, सब कुछ होते हुए भी जिंदगी जिंदा रहती है। आज लाला कहाँ है? दूधवाले ने अपनी साइकिल पर फिर से गुजरते हुए पूछा। मैंने वह गाड़ी उसके बिना कभी नहीं देखी। उसे बुखार है।
मैं परिवार की सदस्य हूं, प्रिया ने दोहराया और 3 खीरे और वह छूट दी जो वह बूढ़ा आदमी हमेशा दूध खरीदने वालों को देता था। यह दयालुता उसके भेष में बिल्कुल फिट बैठ रही थी। घड़ी में 7:12 बजे थे। सूरज थोड़ा ऊपर आया, धूल को हल्का सुनहरा छोड़ गया और अब जागा हुआ बाजार एक भूल भुलैया में बदल गया था। प्रिया ने अपने पड़ोसियों को पेशेवर ध्यान से देखा। जलेबी वाला गरम तेल में छिद्रित चम्मच से नारंगी छल्ले घुमा रहा था, कुम्हार एल्यूमीनियम के ढक्कन ठीक कर रहा था, एक युवती रोटी की पत्तलियां तैयार कर रही थी, नाई अपनी कुर्सी और छोटा सा आईना खोल रहा था, जहां नींद से अभी भी सूजे हुए पुरुषों के चेहरे एक दूसरे को पहचान रहे थे। इस सामाजिक मानचित्रण ने उसे कैमरे के लिए भागने के रास्ते, गवाह और दृष्टिकोण का अनुमान लगाने में मदद की। अगर राजवीर दक्षिणी मोड़ से आता तो वह पहले से ही जानती थी, उसे बस अपनी गाड़ी एक हाथ की चौड़ाई दाईं ओर मोड़नी थी और मालती की दुकान को फ्रेम में आने देना था। अगर वह उत्तर से आता तो उसे आधा कदम पीछे हटना पड़ता ताकि दूधवाले की साइकिल, जिस पर उसके मोबाइल फोन का कैमरा एक इलास्टिक बैंड से बंधा हुआ था, जिसे सुबह सुबह एक सोची समझी गुजारिश के बाद बनाया गया था, एक और कोण जोड़ सके। यह लापरवाही नहीं थी, यह एक तरीका था। सत्य को जब अनुकूल दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया जाता है तो वह झूठ के प्रति कम संवेदनशील हो जाता है। सुबह 7:23 बजे एक 8 वर्षीय लड़का दिखाई दिया। उसकी कमीज फीकी पड़ चुकी थी तथा उसके हाथ में एक टाट का बोरा था। दीदी, क्या मैं पत्तियां और छाल उठा सकता हूं? उसने जमीन की ओर देखते हुए पूछा। वह पहले से ही बाजार द्वारा सहन किए जाने वाले और विनियमित किए जाने वाले लाभों की गतिशीलता में फंस गया था। जा सकती हो, लेकिन जलेबी के तेल के पास मत जाना। और ये लो, प्रिया ने टोकरी में हाथ डाला, 2 मिर्च निकाली और उसे ऐसे थमा दी जैसे कोई ताबीज दे रही हो, बस बुरी नजर से बचने के लिए। लड़का बिना दांतों वाली मुस्कुराहट के साथ पक्षी की तरह गायब हो गया। घड़ी में 7:31 बज गए। बूढ़ा विक्रेता दिखाई नहीं दिया। उसने खुद उसे घर पर ही रहने को कहा था ताकि किसी भी तरह के प्रतिशोध से बचा जा सके। आज अंकल, मैं आपके यहां सामान बेचूंगी, कल आप आ जाना। उसने पिछली रात कहा था, अपने पिछवाड़े में एक छोटी सी बेंच पर बैठी हुई, और वह चाय का प्याला ऐसे पकड़े हुए था जैसे कोई अंधेरे में मोमबत्ती पकड़े। वह राहत की सांस लेते हुए थोड़ा रोया था और प्रिया को बेटी कहकर उस लंबे स्वर में पुकारा था जिसका कोई भी पिता सहजता से अनुकरण नहीं करता। दूर से आती एक एग्जॉस्ट की आवाज ने प्रिया की रीढ़ में सिहरन पैदा कर दी। यह उसकी मोटरसाइकिल नहीं थी, बहुत जल्दी, लेकिन उसकी आवाज किसी बुरी याद में कंपन पैदा कर रही थी। उसने सांस ली, अपने टमाटरों को फिर से एक सीध में किया, अपने पेंडेंट की स्थिति जांची और अपने लिए बनाई हुई रस्म दोहराई। अपनी आवाज ऊंची न करना, उसकी आंखों में देखना, अगर वह डंडा उठाए तो जितना हो सके कम छूना। न्याय भी एक इशारा है। प्रिया, मतलब बच्ची, श्रीमती मालती ने छोटे कदमों से पास आते हुए फुसफुसाते हुए कहा। आज नगर निगम के निरीक्षण की अफवाह है। कहा जा रहा है कि कुछ निरीक्षक लाइसेंस जांचेंगे। क्या तुम्हारे पास लाला के कागजात हैं? प्रिया ने ट्रे के नीचे से वह सफेद कपड़ा उठाया जिसकी ओर बूढ़े ने नोट पर इशारा किया था। अंदर 2 बैंक नोट और एक छोटा सा कपड़े का थैला था। थैले के अंदर कई बार मुड़ा हुआ एक कागज का टुकड़ा। पुराना लाइसेंस, जिसे महीनों पहले छोटे मोटे अनौपचारिक योगदानों के जरिए नवीनीकृत किया गया था, जो व्यवस्था उन लोगों से मांगती थी जिनके पास उन्हें बचाने वाला कोई नहीं था। फीके पड़े स्टाम्प पर तारीख लिखी थी। दिखाने के लिए काफी, बचाने के लिए काफी नहीं, उसने मन ही मन सोचा। उसने फिर से सब कुछ रख दिया और मालती ने उसके भावों को समझते हुए एक पल के लिए उसका हाथ अपने हाथ पर रख दिया। बाजार बहुत कुछ देखता है, बच्ची, पर बहुत शांत भी रहता है। आज मालती ने आखिरी शब्द निगल लिया।
आज शायद बात हो जाए। प्रिया ने एक ऐसी नज़र से जवाब दिया जो एक साथ जंगली और मधुर थी, जैसे कि वह उसे धन्यवाद दे रही हो और गोपनीयता की मांग कर रही हो। दूसरी मस्जिद से अजान की आवाज ने हवा में हल्के हल्के शब्द बिखेर दिए। हवा के झोंके ने तंबू के फीतों को हिला दिया। प्रिया की गर्दन के पीछे पसीना जम गया और बर्फीले धागे की तरह नीचे टपकने लगा। उसे एहसास हुआ कि वह बहुत ज्यादा तनाव में है और उसने अपनी मुद्रा ढीली कर ली। अपनी उंगलियां मिर्चों पर टिका दी। मिर्चों के छिलकों का चमकीला हरा रंग धीरे धीरे उगते सूरज की किरणों को प्रतिबिंबित कर रहा था, और इसी से उसे एक विचार आया। उसने टोकरियों को इस तरह से रखा कि अगर कोई बगल से आए तो कैमरा टमाटरों और खीरे के बीच पैसे मांगते हुए हाथ के पूरे हाव भाव को कैद कर ले। यह लगभग कोरियोग्राफ किया हुआ था। दीदी, छोटा लड़का हाफता हुआ लौटा। वहां कोने पर दो आदमी हंस रहे थे। उन्होंने कहा, होए पैसा लेंगे, और ये किया। देखो, उसने अपनी उंगलियां बंद की और खोली, किसी भीख मांगने वाले की नकल करते हुए। उनमें से एक के पास बड़े बकल वाली चमड़े की बेल्ट थी। मुझे लगता है वो बड़ा आदमी है। प्रिया ने अपना सिर 1 मिलीमीटर झुका लिया। वह नहीं चाहती थी कि लड़के के अलावा आसपास कोई भी यह देखे कि वह कितनी चौंक गई है। शुक्रिया। मालती आंटी की दुकान पर जाकर पानी पी लो। उनसे कहना कि मैंने तुम्हें भेजा है। घड़ी में 7:42 बज गए। बाजार पहले से ही एक अलग जगह बन चुका था। बातचीत शांत हो गई। दुकानों के बीच दर्जनों सूक्ष्म खामोशियां जुगनुओं की तरह टिमटिमाती और बुझती रहीं। खबर, हमेशा की तरह, अफवाहों की अदृश्य भाषा में फैल गई। दूधवाला फिर से गुजरा, लेकिन अब धीमी गति से, और उसने गाड़ी वाली लड़की की तरफ देखा तक नहीं। अमीनाबाद के लोग इसी तरह एक दूसरे की रक्षा करते थे। जिन्हें सुरक्षा की जरूरत होती थी, उन्हें बेपर्दा न करके। नाई की कुर्सी पर पहले से ही एक ग्राहक बैठा था। जैसे ही उसने अपना उस्तरा उठाया, उसने कुछ न देखने का नाटक किया, लेकिन बड़े शीशे को 2 उंगलियां दाहिनी ओर घुमा दिया, और उस कोण से दक्षिण पूर्व की ओर वाली पूरी गली उसके अंदर समा गई। प्रिया को अपनी मां की याद आई, जो 3 मोहल्ले दूर रहती थी। उसे याद आया कि कैसे स्कूल की परीक्षाओं से पहले वे अपने बालों में नारियल तेल का चिन्ह बनाया करती थीं, यह कहते हुए कि यह सुरक्षा है। आज मेरा तेल ही कानून है, वह बुदबुदाई, लगभग इस तुलना पर हंसते हुए, और उस याद ने एक पल के लिए उसके कंधों की जकड़न को हल्का कर दिया। सुबह 7:49 बजे, एक मोटरसाइकिल के पहिए बाजार की शोरगुल को चीरते हुए गुजरे। यह सच है कि यह उस दिन की पहली मोटरसाइकिल नहीं थी, लेकिन उस मॉडल का इंजन हल्की हल्की आवाज के साथ तेजी से घूम रहा था, जाना पहचाना लग रहा था। धूल किसी पर्दे की तरह उठ रही थी। प्रिया ने अपना चेहरा नहीं फेरा, उसने बस अपनी सधी हुई निगाहें पेंडेंट के किनारे पर टिका दीं, मन ही मन फ्रेम को एडजस्ट कर रही थी। ऊपरी तिहाई में क्षितिज रेखा, अग्रभूमि में गाड़ी, पृष्ठभूमि में आम जिंदगी के हाव भाव में लोग। वह नहीं चाहती थी कि कैमरा तमाशा करे, वह चाहती थी कि वह सबूत पेश करे। मोटरसाइकिल बिना रुके तेजी से आगे बढ़ गई। पीछे बैठे 2 लड़के मानो अपना इलाका चिन्हित कर रहे थे। सीपों वाला छोटा लड़का प्रिया की ओर भागने को हुआ, लेकिन उसने हल्के से सिर हिलाकर उसे रुकने को कहा। उसने वर्षों में यह सीख लिया था कि सच्चाई के लिए लड़ने का मतलब उन लोगों को भी बचाना है जिन्हें चोट नहीं पहुंचानी है। मोटरसाइकिल गायब हो गई, और बाजार में सिक्कों और बातचीत की आवाजें फिर से शुरू हो गईं, हालांकि थोड़ी तनावपूर्ण धातु की ध्वनि के साथ। सुबह 7:56 बजे, एक दुबला-पतला आदमी 3 टमाटर और 1 खीरा खरीद लाया। उसकी पगड़ी ऊंची बंधी हुई थी, और उसकी मूंछें मानो कोयले से खींची हुई लग रही थी। वह उसे गौर से देख रहा था। आप यहाँ के नहीं हैं, है ना? उसने ऐसे लहजे में पूछा जिसमें सवाल भी था और धमकी भी। मैं परिवार की सदस्य हूँ,
उसने अपनी खुली हथेली में छुट्टे पैसे देते हुए दोहराया, जैसा कि कम पढ़े लिखे विक्रेताओं का रिवाज था। मेरे चाचा बीमार हैं। हाँ। उन्होंने बात की। आदमी ने स्टॉल के बीच की दूरी नापी। दरों पर ध्यान रखना। आज तो उसने बात बीच में ही काट दी, मानो उसे एहसास हो गया हो कि उसकी बात भी सुनी जा रही है। कोई बात नहीं। प्रिया की सांस फिर से खुली। लोगों के हाव भाव में एक तरह का समझौता था जिसका उसे सम्मान करना था। एसडीएम बनना ही काफी नहीं था, उसे उन लोगों की मिलीभगत वाली खामोशी भी हासिल करनी थी जो न्याय पाने के लिए अपनी थोड़ी सी भी बाजी लगा रहे थे। नाकामी का ख्याल ही उसे अंदर तक कचोट रहा था। घड़ी की सुई 8 पर पहुंची। तंबुओं की परछाइयां जमीन पर दांतें बना रही थीं। सूरज के ऊपर से एक बादल गुजरा और रोशनी कम हो गई, छलावरण वाले लेंस के लिए बिल्कुल सही। प्रिया ने अपनी साड़ी ठीक की, पेंडेंट को बिल्कुल अपनी छाती पर रखा, न इतना ऊंचा कि दिखावटी आभूषण लगे, न इतना नीचे कि फ्रेम खराब हो जाए। उसने सोचा, अगर वह आएगा तो अभी आएगा। नोट में उल्लेखित मधुर आवाज वाली एक महिला, आशा, शॉपिंग बैग के साथ गाड़ी के सहारे खड़ी थी। नमस्ते बेटी। मैं लाला का दोस्त हूं। वह हमेशा 8 बजे तक मुझे उधार बेचता है, जब तक मेरा बेटा पैसे लेकर नहीं आता। क्या आज भी सब कुछ वैसा ही है? हाँ, आंटी, प्रिया ने 2 खीरे और 4 टमाटर अलग रखते हुए कहा। उन्होंने मुझे गाड़ी देखने को कहा था, लेकिन दयालुता के भाव वही हैं। आशा मुस्कुराई, यह देखकर खुश हुई कि छोटे-मोटे सौदों की परंपरा ने उस बुजुर्ग की बीमारी को रोक दिया। वह हमेशा की तरह बाद में भुगतान करेगी और रसीद को अपने दिल के पास रखेगी। प्रिया ने सब्जियां देते हुए अपनी बाईं आंख के कोने से एक वर्दीधारी अधिकारी को दूसरी तरफ से उतरते देखा। वह अभी राजवीर नहीं था, लेकिन वह उसके घेरे का ही कोई व्यक्ति था। उनके हाव भाव ऐसे व्यक्ति की भाषा बोल रहे थे जो जानता है कि वे डंडे से सुरक्षित हैं। उसने बेचा, मुस्कुराई, और उसके पेट में हल्का सा दर्द हुआ। यह पूर्वाभास पीढ़ियों से उन महिलाओं द्वारा दिया जाता रहा है जो किताबें पढ़ने से पहले सड़क पढ़ना सीख जाती हैं। वर्दीधारी आदमी चाय खरीदने का नाटक करते हुए वहां से गुजरा। उसने उसे ऐसे देखा जैसे कोई पुल नाप रहा हो। वह रुका नहीं। एक दुबला-पतला कुत्ता उसके रास्ते में आ गया और उसने अपनी छड़ी की नोक से उसकी थूथन को हटा दिया, हिंसक तरीके से नहीं, बल्कि आत्तन। जब हाव भाव की साधारणता हाथ की हथेली को कठोर बना देती है, तो गाली वही होती है। प्रिया ने अवाक होकर सोचा और मिर्चें सजाने में लग गई। घड़ी में 8:07 बज रहे थे। शहर के उस पार बूढ़ा लाला शायद छत की ओर ताकता हुआ प्रार्थना कर रहा था। प्रिया का मन कर रहा था कि फोन करके कहे कि सब कुछ नियंत्रण में है, लेकिन नियंत्रण एक नाजुक चीज है और जोर से पुकारना दुर्भाग्य लाता है। मोटरसाइकिल की आवाज फिर आई, इस बार एक ऐसी निश्चितता के साथ जिसे आंखें बंद करके भी पहचाना जा सकता है। एक छोटा सा त्वरण, एक अचानक विराम, फिर एक और त्वरण, मानो सवार उस गली को याद करना चाहता हो जहां से उसकी आवाज आई थी। प्रिया के हाव भाव नहीं बदले। उसने गाड़ी को 1 इंच आगे बढ़ाया, इतना कि पेंडेंट का कोण गली के मुहाने के साथ संरेखित हो गया। धूल उड़ी, एक सुनहरा प्रभामंडल बना। बच्चे एक पल के लिए रुक गए। श्रीमती मालती ने अपनी कोहनी से 3 छोटे बैग थामे, जो गिरने ही वाले थे। दूधवाले ने अपनी साइकिल दीवार से टिका दी, मानो एक गिलास पानी चाहता हो, लेकिन उसका शरीर साक्षी भाव से कांप रहा था। मोटरसाइकिल आ गई। हल्के रंग का हेलमेट, पहली बटन खुलते ही वर्दी, टैंक से टिका डंडा। राजवीर ठाकुर की नजरें सड़क पर ऐसे अहंकार से घूम रही थी मानो जो देख रहा है वो उसका मालिक है। उसने अपना हेलमेट नहीं उतारा। उसने गाड़ी को एक तरफ रोक दिया ताकि वो जरूरत से ज्यादा जगह घेर ले, और इंजन की आवाज एक पल और रुकी रही, मानो कोई वजूद हो जो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा हो। आखिरकार
आवाज बंद हो गई। प्रिया ने अपनी नजरें धनिये पर झुका लीं, मानो कोई गुच्छा चुन रही हो। उसका दिल अब मार्चिंग बीट पर धड़क रहा था, लेकिन वह इस लय को जानती थी और इसे एक मेट्रोनोम की तरह इस्तेमाल करती थी। उसने अपना चेहरा एक अभ्यासी, उच्चारण स्पष्ट शांति के साथ ऊपर उठाया, वह शांति जो उसके परिवार की महिलाएं मुश्किल कमरों में काम करते समय इस्तेमाल करती थी। कानून मुझसे बड़ा हो, उसने चुपचाप विनती की। हर गुजरते पल के साथ सड़क सिकुड़ती या बढ़ती हुई लग रही थी, उसे अंदाजा नहीं था। हालांकि पेंडेंट पर लगा कैमरा नहीं कांप रहा था। वह चीजों की ठंडक के साथ रिकॉर्ड कर रहा था, जबकि उस बाजार में साकार शहर अपनी सांसें थामे हुए था। प्रिया ने दोनों हाथ गाड़ी पर टिका दिए। यह सिर्फ लाला के लिए नहीं था। यह मालती के लिए था, दूधवाले के लिए था, छिलकों वाले लड़के के लिए था, आशा के लिए था, टेढ़े शीशे वाले नाई के लिए था, उन सभी के लिए था जो गलत मोटरसाइकिलों के डर में सोते थे। राजवीर की परछाई ने टमाटरों के लाल रंग को ढक लिया था। प्रिया को अब घड़ी देखने की जरूरत नहीं थी। समय पूरा घूम गया था। और फिर, कुछ भी कहने से पहले ही, वह हल्की सी मुस्कुराई, वह छोटी, शांत मुस्कान जो न तो उकसाती है और न ही पीछे हटती है, और अपनी उंगलियों से ट्रे से हरा धनिया का एक गुच्छा आगे बढ़ाया। यह बिना कहे ही कहने का उसका अंदाज था, मैं तैयार हूं। तभी मोटरसाइकिल की गर्जना गूंजी। धूप का चश्मा पहने और डंडा लिए राजवीर प्रकट हुआ। वह बूढ़ा आदमी कहाँ है? उसने चिढ़कर पूछा। प्रिया ने शांति से जवाब दिया, आज मैं ही बेच रही हूं। तो फिर जो उसका बकाया है, उसे चुका दो, वह गुर्राया। अगर मैं भुगतान नहीं करूं तो क्या होगा? अभी जेल जाओ। जब उसने प्रिया का हाथ पकड़ने की कोशिश की तो वह पीछे हट गई। किसी महिला को छूना और किसी नागरिक से पैसे ऐंठना, ये दो अपराध हैं। क्या आप अपनी सूची में एक और अपराध जोड़ना चाहेंगे? राजवीर ने गुस्से में आकर उसे फिर से थप्पड़ मारा और जीप में धकेल दिया। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि हर शब्द और हर बार कॉलर द्वारा रिकॉर्ड किया जा रहा था। पुलिस स्टेशन पहुंचने पर उसने उसे एक कोठरी में धकेल दिया और उसका मजाक उड़ाते हुए हंसने लगा। लेकिन प्रिया को देखते ही एक एजेंट का चेहरा पीला पड़ गया। वह दौड़कर राजवीर के पास गया और फुसफुसाया, सर, वह एसडीएम प्रिया देशमुख हैं। राजवीर को लकवा मार गया था। क्या? उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ गईं। कुछ ही सेकंड में गर्व निराशा में बदल गया। वह कांपता हुआ कोठरी की ओर भागा। मैडम, कृपया मुझे माफ कर दीजिए, मुझे नहीं पता था। प्रिया ने उसे ठंडे शांत भाव से देखा। अज्ञानता दुर्व्यवहार का बहाना नहीं है। आप जो वर्दी पहनते हैं, वह अहंकार नहीं, सम्मान मांगती है। वह बिना पीछे देखे कोठरी से बाहर चला गया। उसी दिन वह जिला कार्यालय गए और रिकॉर्डिंग वरिष्ठ टीम को सौंप दी। अगली सुबह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित हुई जिसमें पत्रकार, राजनेता और नागरिक एकत्रित हुए। वीडियो को एक बड़ी स्क्रीन पर दिखाया गया, हर हिंसक इशारा, हर धमकी। कैमरे के सामने राजवीर का चेहरा कांप रहा था। क्रोधित पुलिस कमिश्नर ने घोषणा की, वर्दी सुरक्षा के लिए होती है, दमन के लिए नहीं। इस आदमी ने पुलिस बल का नाम खराब कर दिया है। इंस्पेक्टर को वहीं सबके सामने निलंबित कर दिया गया। वृद्ध विक्रेता भावुक होकर आंखों में आंसू लिए प्रिया के पास पहुंचा। मैडम, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। आपने मेरी गरिमा बहाल कर दी। प्रिया मुस्कुराई। मैंने तो बस वही किया जो मेरा कर्तव्य था और मेरा दिल कह रहा था। न्याय सबका है, बस उसका सामना करने का साहस चाहिए। जब भीड़ जयकार कर रही थी, राजवीर अपने अहंकार से पराजित होकर वहां से चला गया। और प्रिया, जिसका चेहरा अभी भी जख्मी था, वहां इकट्ठे हुए लोगों को देखकर सोच रही थी। एक दिन, शायद,
जिस भारत की मैं सेवा करता हूं, उसे न्यायपूर्ण होने के लिए साहस की आवश्यकता नहीं होगी।